देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के नागरिकों की जेब को बढ़ाने वाला होगा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट से वेल्थ बढ़ेगी। पीएम मोदी ने बजट को इनकम टैक्स पेयर के बचत बढ़ाने और विकसित भारत मिशन की नींव मजबूत करने वाला बताया। पीएम ने बजट को लेकर कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये आम लोगों को राहत देने वाला और वेल्थ बढ़ाने वाला बजट है। बहुत अच्छा बजट है, समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला, उत्साह देने वाला और उनकी वेल्थ को बढ़ाने वाला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये प्रगति वाला बजट है और ये बजट हर वर्ग की तरक्की करेगा। अब देखिए, बजट को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस बजट से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह कहा कि ये बजट चंद लोगों के फायदे के लिए बनाया गया। तो वहीं प्रियंका गांधी का कहना है कि जिस बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स फ्री किया गया है, तो ये सवाल पूछा कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो 12 लाख तक आय कमाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बजट का पूरा फोकस चंद लोगों को फायदा पहुंचाना है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में कितने लोग 12 लाख रुपए कमाते हैं। बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का, हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे आज आप उस पे टैक्स भर रहे हैं और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बजट में मिडिल क्लास को होम लोन और व्हीकल लोन में छूट नहीं मिली। इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जानी चाहिए थी। वहीं दूसरे विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार दिखावे के लिए छूट का ऐलान करती है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। 0 से लेकर 4 लाख तक कमाते हैं, उनके लिए टैक्स नहीं होगा, पर 8 to 12 लाख के लिए अभी भी टैक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है। देखिए, हर बार बजट में सरकार अलग अलग सेक्टर को अलग अलग फंड देती है। रेलवे, डिफेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर सेक्टर का अलग बजट होता है। लेकिन इस बार किस सेक्टर को कितना बजट मिला, कितना फंड मिला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाएं। बजट में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र को 4,91,732 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले साल से 36,959 करोड़ रुपए ज्यादा है। कृषि क्षेत्र के लिए 2,33,211 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 13,568 करोड़ रुपए ज्यादा है। शिक्षा क्षेत्र के बजट में 3,012 करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए 1,28,650 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 9,024 करोड़ बढ़ाकर 98,311 करोड़ कर दिया गया है। ग्रामीण विकास क्षेत्र का बजट 2,66,817 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछली बार से 1,009 करोड़ रुपए ज्यादा है। शहरी विकास के लिए बजट में 96,777 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, जिसमें 14,200 की बढ़त की गई है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के लिए 81,174 करोड़ रुपयों की घोषणा की गई है। देखिए, लोकसभा में सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश होगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल रिपोर्ट को पेश करेंगे, तो वहीं जेपीसी में शामिल रहे विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए। 30 जनवरी को जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष को जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी थी। इस दौरान जेपीसी में शामिल सत्ता पक्ष के सदस्य मौजूद थे, लेकिन कोई विपक्षी सांसद नहीं पहुंचा था। 29 जनवरी को जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इसी बीच एआईएमआईएम के मुखिया और जेपीसी के मेंबर असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट पर उनके असहमति के नोट को हटा दिया गया है। ओवैसी ने कहा कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके असहमति वाले नोट को हटा दिया।
ओवैसी ने रिपोर्ट पर 231 पन्नों का असहमति नोट दिया था। असद उद्दीन ओवैसी ने कहा कि रिपोर्ट पर उनकी असहमति नोट को बदलने के लिए प्रक्रिया के नियमों का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल पर नियमों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी ने रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 के बहुमत से स्वीकार किया था। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट दिए थे। देखिए, प्रयागराज भगदड़ में मौत पर मोक्ष वाले विवादित बयान को लेकर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा, उसके बाद सवाल उठने लगे। इन सवालों से बैकफुट पर आए धीरेन्द्र शास्त्री फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया। बहुत पीड़ा है, रोते बिलखते हिंदू परिवार को देख करके मन हमारा बहुत आत्मीय दुख है, और ये बयान तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, और ये घटना असमय हुई है और बहुत ही निंदनीय हुई है। ये बात उनके लिए नहीं। तो सुना आपने अपने इसी बयान को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब धर्म आचार्यों के भी निशाने पर आ गए हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके इस बयान पर नाराजगी जाहिर की, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मुलाकात की। प्रयागराज भगदड़ पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने संतों की नाराजगी बढ़ा दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अगर भगदड़ में मौत से मोक्ष मिलता है तो धीरेन्द्र शास्त्री को महाकुंभ में आकर इसी तरह मोक्ष ले लेना चाहिए। अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है। इसी बीच सीएम योगी प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचे। इसी अस्पताल में भगदड़ में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। सीएम अस्पताल में घायलों से मिले और उनका हालचाल जाना। सीएम ने कहा कि भगदड़ वाले दिन संतों ने धैर्य का परिचय दिया। ये जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान की तैयारी हो रही है, और इसी के साथ ही ये अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होगा। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों ने बसंत पंचमी के दिन होने वाले अमृत स्नान की तैयारी शुरू कर दी है। बसंत पंचमी पर अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होगा। इस दिन साधु संत पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ शाही जुलूस के बीच संगम पहुंचेंगे और अमृत स्नान करेंगे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान में श्रद्धालुओं की नजर आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरि जी महाराज के शाही जुलूस पर होगी। इस बार ऐसी सभी लोगों की इच्छा है तो शाही स्नान पर गुरुदेव यह सिंहासन होना चाहिए, आप विराजमान इस पे हों, ऐसा अभी तक सोचा गया है। और इसी बीच शनिवार को महाकुंभ में 73 देशों के राजनयिकों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ पहुंचे राजनयिकों का सबसे पहले अरेल में राज्य सरकार की ओर से स्वागत किया गया। उसके बाद राजनयिकों को जेटी के जरिए पवित्र त्रिवेणी संगम का दर्शन करवाया गया। प्रयागराज आगमन का आपका यह कार्यक्रम आपके लिए एक लंबे समय तक अच्छे अनुभव के रूप में यादगार बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।